आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी, गरज रहा था। भारी बारिश होने की संभावना थी। जो खेत गए थे काम करने के लिए वो जल्दी घर लौटने लगे। सासू माँ शारदा और बहू अनामिका खेत के कुएं के पास बैठकर दोनों घास काट रही होती है। माँ जी, आसमान देख के तो लग रहा है कि बहुत तेजों की बरसात होने वाली है। चलिए हम घर लौट जाते हैं। गायों को खिलाने के लिए हरी हरी घास नहीं है बहू। घास नहीं खाएगी तो वो दूध कैसे देगी? दूध नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं तो परिवार नहीं चल पाएगा। माँ जी, मैं आपको एक अच्छी तरकीब दूंगी जिससे गायों की दूध बढ़ सकती है। ये सुनते ही शारदा खुश हो जाती है और उत्साहित होकर पूछती है, ये क्या बहू, फिर इतने दिनों से तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? छोड़ो, जो होना हो गया, पर आज से ही हम तुम्हारे विचार से सब काम करेंगे। बहुत सिंपल है माँ जी, हम गाय को बहुत पानी पिलाएंगे। उसकी ये बात सुन के सासू माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो रोएगी या हंसेगी। फिर बिना कुछ कहे घास काटने में शारदा लग गई। उधर मिट्टी के घरों के फटे हुए दीवारों को देखकर बाप बेटा प्रसाद और रमेश सोच रहे थे, इन फटे हुए दीवारों को ठीक कैसे करें पिताजी? मैं भी वही सोच रहा हूँ बेटा। आप जब तक सोचेंगे ना, माँ तब तक खेत से भी आ जाएंगी। बाद में आप ही जानो। माँ का नाम लेकर मत डराया करो, उसका नाम लेते ही जो तरकीबाई होती है वो भी गायब हो जाती है। फिर से वो दीवारों को देखने लगते हैं। उधर सासू माँ जो बिना कुछ कहे घास काटे जा रही थी, उसे अनामिका देखकर कहती है, मेरी तरकीब कैसी लगी आपको माँ जी? सुनो, हसुआ मेरे हाथ में है और बहुत तेज धार भी है। ज्यादा बात किए बिना घास काटो, बारिश होने वाली है, घर भी जाना है। शारदा की इस बात पे अनामिका कुछ जवाब नहीं देती है। मनी मन सोचती है, मुझे इतनी अच्छी तरकीब आई, ये देखकर सासू माँ को जलन हो रही है। ये सोचकर वो घास काटी रही थी, तभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। शारदा अनामिका पशु के छांव में जाके छिप जाती है। ये क्या माँ जी, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ठीक है बहू, अगली बार बारिश समय मिलूंगी ना तब पूछूंगी। अरे बारिश, मेरी बहू को बिना कुछ बताए तुम कैसे गिरने लगी? वो तुमसे बड़े प्यार से पेश आएगी। ठीक है बहू? अब जब आप कह रही हैं तो मैं कैसे ना कहूँ। ठीक है माँ जी। यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पता नहीं घर की तरफ क्या हाल है। फिर तो माँ जी, जो घास हमने काटा है उसे लेकर घर की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो बारिश में कहीं हम यही ना फंस जाए। ठीक है, चलो बहू। इतना कहकर सास बहू जो घास काटी थी उसका बंडल बनाती है और उसे सर पे लेके वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब तक वो घर पहुंचती है, देखती है बारिश भी रुक गई है। सास बहू को थोड़ी राहत मिलती है। अनामिका जहाँ पे पशुओं को रखा गया था वहाँ पे जाती है और उन्हें हरी हरी घास खाने के लिए देती है। गाय भी खुशी खुशी से घास खाने लगती है। उधर पिता और पुत्र प्रसाद और रमेश दीवारों के दरारों को देख रहे थे और शारदा उन्हें गुस्से से देख रही थी। अब बाप बेटे ने पिछली बरसात में वादा किया था कि इसकी मरम्मत करवा देंगे। इस बार हम वादा कर रहे हैं शारदा, जरूर मरम्मत करवा देंगे। क्या कहते हो बेटा? इस बार हमें अपना वचन कायम रखना होगा पिताजी। ये सब सुन सुनकर मैं और बहू अब तो मानो कि थक गए हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि इस बार एक समझौता तो हम करके ही रहेंगे। तो क्या इस घर के कागजात को लाके गिरवी रखकर उन पैसों से तुम मरम्मत करवाओगी माँ? इतना मजाक क्यों बेटा? पड़ोस के गांव में खेत जोतने गए और लौटते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाए। रमेश समझ जाता है अपनी गलती और अपना सर झुका लेता है। अगर किसी का बच्चा मर जाए तो केस ना करने पे 3 लाख का मुआवजा मिलता है। बस इतना ही कागज में लिख के मुझे उन्हें देना है। अरे शारदा, अभी ये सब क्यों? इस साल तो अभी तक तेज बारिश भी नहीं हुई है और पता चला है बारिश होगी भी नहीं। इतना कहकर वो साथ रमेश को लेकर चले जाते हैं। एक दिन सास बहू खाना खाने के बाद नीचे चटाई पे सो रही थी। दूसरे बिस्तर पे हरीश और प्रसाद सो रहे थे और तीसरे बिस्तर पे रमेश के साथ भव्या सो रही थी। तभी अचानक से गर्जन और बिजली के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब सोए हुए थे, उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती है। फिर शारदा अनामिका नींद से उठ जाती है। पूरे घर में जहाँ जहाँ छेद थी वहाँ बर्तन ले जाके रखने लगती है। बारिश और तेज हो गई, बिजली चली गई। फिर अनामिका लैंप जलाती है। डरते हुए बच्चों को ले जाकर बिस्तर पे सुला देती है ताकि बारिश का पानी ना गिरे। इसीलिए प्रसाद और रमेश चावल के बोरे से पर्दा जैसा बना देते हैं। शारदा अनामिका घर के एक एक कोने में जाके बैठ जाती है। बूंदाबांदी के बीच में भी दोनों एक एक बार झपकियां ले लेती हैं। देखते देखते सुबह हो जाती है। हरीश और भावना अपने स्कूल चले जाते हैं।
रमेश और प्रसाद बगीचे के बेंच में वस्तु के तरह बैठे रहते हैं। अनामिका खाना बनाने लगती है। शारदा दूध दो के बर्तन खाली करके लेकर आती है। फिर उदास बाप बेटे को देखकर दुखी होकर कहती है, अब दुखी होकर क्या फायदा, 1 साल से याद दिला रही हूँ, आप लोग तो सुने नहीं। आपने तो कहा था कि बारिश नहीं होगी, फिर कल बारिश क्यों हो गई बताइए। मुझे माफ कर दो शारदा, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या को कैसे ठीक करूं, इस घर को कैसे बचाऊं। जब वो इस तरह कह ही रहे थे, अनामिका गर्मा गर्म चाय बना के ग्लास में ले आती है। बेंच पे बैठकर चाय पीते पीते अचानक से शारदा को हरी हरी घास दिखती है। ये देखकर शारदा को एक तरकीब आती है। बहू, सीढ़ियाँ ले आना, मैं तुम्हें हरी हरी घास दूंगी, पूरे घर को ढक दो। ये सुनते ही अनामिका पूरी बात समझ जाती है। वो खुश हो जाती है। आप तो महान है माँ जी, अब ये हरी घास का घर होगा। इतना कहती अनामिका सीढ़ियों से चढ़ गई। शारदा अनामिका को हरी हरी घास देने लगी। अनामिका घास लेके पूरे घर के ऊपर रख दी। तभी शारदा अपनी बहू को एक लंबी रस्सी भी दी। ये क्यों माँ जी? रस्सी से बंधे रहेंगे तो तूफान आने पे भी ये हिलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है माँ। इस तरह से कहने पे अनामिका सारे घास को रस्सी से अच्छे से बांध देती है। कुछ ही समय के अंदर शारदा और अनामिका ने मिलकर घर को तैयार कर लिया। उस दिन जब अंधेरा छाने लगा, अचानक से फिर से तूफान चालू हो गया। फिर बिजली चली गई। उन्होंने अपने घर पे बत्ती जलाई। सभी लोग घर के अंदर बैठकर बहुत चिंतित थे। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन सास बहू के घास के घर के अंदर एक बूंद पानी तक नहीं आया। अगले दिन फिर से सास बहू हरी हरी घासें काट के गायों को खिलाने लगी और दूध बेचकर पैसे कमाने लगी। उन पैसों से खुशी खुशी जीने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। मध्य रात्रि का वक्त। गांव से थोड़ी ही दूर में पश्चिम दिशा में एक हैंडपंप था। वहां अभिषेक, स्वराज और मदन आते हैं। वो तीनों ही 30 साल के युवक थे। वहां हैंडपंप के पास वो एक 60 साल के पंडित जी को ले आते हैं। तभी हैंडपंप से सफेद धुआं निकलने लगता है और वहां से एक परी गुस्से से निकल के कहने लगती है, अरे मूर्ख, मेरे शरीर के सोने की लालच में तुमने मुझे मार डाला। मैं कहती रही गई तुम लोगों से, मैं देव कन्या हूँ, देवदूत हूँ, धरती पर घूमने आई हूँ। मैंने कितना विनती किया, ये भी कहा कि तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं उतना सोना दूंगी। देव कन्या इस तरह कहती है। ये सुनकर अभिषेक, स्वराज और मदन तीनों डर जाते हैं, लेकिन सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। किसी को जाके कह दूंगी। इस डर से तुम लोगों ने मुझे जलाकर राख कर दिया और यहाँ पर छुपा दिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो हवा में उड़ने लगी और उनके चारों तरफ घूमने लगी। पंडित जी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ आगे बढ़ाकर वो मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी के हाथ में एक चमकता हुआ लाल धागा था, जिसे अक्सर हाथों के कलाइयों में बांधा जाता था। फिर वो परी जो हवा में उड़ रही थी, वो अचानक से हैंडपंप के अंदर चली जाती है। अभिषेक, ये मंत्र पड़ा हुआ लाल धागा है, इसे हैंडपंप पे बांध दो। जब तक ये धागा यहाँ बंधा रहेगा, वो परी बाहर नहीं निकल पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। फिर देर किए बिना अभिषेक जल्दी जल्दी वो लाल धागा हैंडपंप पे बांध देता है। उसके बाद अभिषेक, स्वराज, मदन और पंडित जी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन गर्भवती बहू अनामिका फूलों के पौधे के बीच में बैठकर विश्राम कर रही होती है। मानसा को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। रमेश वैसे ही इतनी तकलीफ में है, उससे पैसे नहीं मांग सकती। अगर तुम अपने सोने को गिरवी रख के पैसे देती हो तो मैं 2-3 महीनों में तुम्हें लौटा दूंगी। ठीक है माँ जी, वैसे भी घर पे जेवर रख के क्या फायदा, मानसा की जिंदगी कम से कम ठीक हो जाएगी। चलिए अभी चलते हैं। इस तरह कहकर अनामिका और शारदा अपने बेडरूम में आती है। अनामिका अलमारी से जेवर निकाल के शारदा के हाथों में दे देती है। एक बात याद रखना बहू, ये सारी बातें रमेश को मत बताना और पिताजी को भी मत बताना, ऐसा तक कि मुझे भी पता नहीं। चलो वादा करो। इस तरह शारदा के बोलने पर अनामिका शारदा को वादा कर देती है। फिर सारे जेवर लेकर शारदा मानसा के घर चली जाती है। मानसा से बातचीत करती है और फिर वो जेवर मानसा को दे देती है। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए प्यार मोहब्बत से मैं बहू के जेवर लाके तुम्हें दे रही हूँ। अपने समस्या का समाधान करके 2-3 महीने बाद वापस कर देना, नहीं तो मैं कभी भी बहू को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। अरे माँ, मैंने कहा ना 2-3 महीनों में मैं वापस कर दूंगी। फिर शारदा मानसा के घर से
अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। एक दिन अचानक से रमेश को 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। अनामिका उस वक्त बिस्तर पे बैठ के दूध पी रही होती है। रमेश उसके पास आता है। अनामिका, तुम्हारे जेवर कहाँ है? मुझे उसकी जरूरत है। अभी मुझे उनकी बहुत जरूरत है। उन्हें गिरवी रख के मुझे कुछ पैसे चाहिए। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका शॉक रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो अपने पति से अब क्या कहेगी। तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तब से इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? जेवर गिरवी रखकर पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अनामिका, अचानक से मुझे 2 लाख का पेमेंट क्लियर करना है। अगले 4 दिनों तक बैंक की छुट्टी है। ATM में एक भी पैसा नहीं है। अजी, आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना? हाँ है अनामिका, पर बैंक ही काम नहीं कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड कैसे काम करेगा बताओ? नहीं तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ 2 दिनों में तुम्हारे जेवर वापस ले आऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे जेवर है कहाँ? इतना कहकर अलमारी खोल के वो ढूंढने लगता है। अलमारी में गहने नहीं है जी। अलमारी में नहीं है? मतलब तुम मायके में रख के आई हो? ठीक है, एक बार मैं ससुर जी से बात करता हूँ। मैंने अपने गहने मायके में नहीं रखे। अलमारी में नहीं है, मायके में तुमने नहीं दिया। कहाँ है गहने? यानी कि तुमने किसी और को दे दिया क्या? अभी मुझे पैसों की जरूरत है अनामिका, गहने चाहिए मुझे। रमेश जब इस तरह से गुस्से से कहता है तब अनामिका मनी मन सोचने लगती है। अब वो नाराज हो गए हैं, मैं रुक नहीं सकती, सच बताना ही होगा। वो सोच ही रही थी तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। मैंने जेवर सासू माँ को दिया है। ये सुनकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। फिर वो मनी मन सोचती है, अरे बाप रे, अगर ये कह दी कि मैं बेटी के घर जाके उसे गहने दे आई हूँ तो नहीं, ये बोझ बहू पे ही डालना होगा। इस तरह सोचकर वो थोड़े गुस्से से कहने लगती है, तुम अगर गर्भवती नहीं होती ना, मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। सावधान, लेकिन इस तरह झूठ मत बोलो। मुझे तुम्हारी जेवर की क्या जरूरत थी? अगर पैसे चाहिए तो मैं अपने बेटे से नहीं मांग लूं? इस तरह से शारदा के मुंह में जो आता है वो कहकर चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। रमेश फिर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब बीच रात थी। अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर रमेश का इंतजार कर रही थी। तभी अनामिका को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बहन, कोई है यहाँ पे, मुझे कृपया बचाओ। आवाज सुन के अनामिका बाहर आती है देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। कोई महिला तो नहीं दिखी, पर मुझे तो सुनाई दिया कि दीदी मुझे बचाओ बचाओ। इस तरह सोचती है, फिर चारों तरफ देखने लगती है। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ वो चल के जाने लगती है, पर वो बहुत डरी हुई थी। देखिए, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, पर आपकी आवाज में सुन पा रही हूँ। आप कहाँ पर है? पहले ये हैंडपंप पे लाल धागा बांधा हुआ है, उसे तुम हटा दो। इस तरह कहने पे अनामिका बहुत ही मुश्किलों के साथ वो लाल धागा हैंडपंप से खोल देती है। उसके बाद उस हैंडपंप से धुआं निकलने लगता है और देवकन्या बाहर निकल आती है। अनामिका डर जाती है। कुछ मत करना मुझे, मैं गर्भवती हूँ। मेरे घर में मेरे पति, मेरी सासू माँ और मेरे बीच बहुत जोरों की लड़ाई हो गई है। नाराज होकर घर से चले गए, अभी तक लौटे नहीं। डरो नहीं दीदी, मैं तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। मैं देवकन्या हूँ। मैं यहाँ पे अटक गई थी। तुमने कहा ना सोने को लेकर कुछ समस्या है। तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो। ये हैंडपंप तुम्हें खुद सोना देगा। हैंडपंप सोना कैसे दे सकता है? आप मजाक कर रही हैं? नहीं दीदी, एक बार हैंडपंप चला के देखो। इतना कहकर अनामिका हैंडपंप चलाने लगती है। उस हैंडपंप से सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। मैं ये ले जाकर अपने पति को दूंगी और अपनी सारी समस्या दूर करूंगी। धन्यवाद। इतना कहने के बाद देवकन्या वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अनामिका खुशी खुशी वो मायावी हैंडपंप से सोना लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सोना ले जाकर अपने पति को दे देती है। फिर से उसका जीवन सुखमय हो जाता है।